गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। दोस्तों, मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर हमारी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की आज हमारी 7th वीडियो है। अगर आपने पहले की 6 वीडियो ना देखी हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो आपके सिलेक्शन का सबसे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पहले के पेपर पढ़ रखे होते हैं तो आपको पता होता है कि एग्ज़ाम के अंदर क्या क्राइटेरिया आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज दी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर कीजिए। आइए करते हैं जो आज का हमारा पेपर है, वो है एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 16, लोअर डिविजनल क्लर्क, हेड ऑफिस कैडर, दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंडर ये पोस्ट थी। आफ्टरनून सेशन में एग्ज़ाम लिया गया और दोस्तों इस एग्ज़ाम की डेट थी 28 फरवरी 2020। बिल्कुल रिसेंटली जो कोरोना से जस्ट पहले एग्ज़ाम हुए थे वो वाले हम एग्ज़ाम कर रहे हैं और ये सारे के सारे एग्ज़ाम लगभग ऑनलाइन हुए थे। आइए करते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग के अंदर हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। दोस्तों विपरीतार्थक पूछा है, विलोम पूछा है और शब्द दिया है हमें विनाश। ऑप्शन है विस्तृत, सर्जन, निर्जीव और अज्ञात। तो विनाश का सबसे पहले तो आपको मीनिंग आना चाहिए। विनाश का अर्थ होता है नष्ट हो जाना या किसी वस्तु या चीज़ का खत्म हो जाना। विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। और उसका हमें विलोम बताना है तो विस्तृत होता है विस्तार हो जाना, सृजन होता है किसी चीज़ का नवीनीकरण या नया हो जाना, निर्जीव होता है किसी चीज़ का मरे हुए के लिए जो यूज करते हैं, और अज्ञात होता है जो गुमशुदा होता है। तो ऑप्शन ए, सी और डी जो इससे कोई लिंक नहीं है। विनाश होता है नष्ट हो जाना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्जन अथवा नवीनीकरण या किसी चीज़ का नया हो जाना। विनाश नष्ट हो जाना, उसका बिल्कुल उल्टा अर्थात किसी चीज़ का नया हो जाना, नवीनीकरण हो जाना, ये होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर। तो विनाश का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन बी, सर्जन। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यायवाची शब्द बताना है और शब्द दिया है हमें इंद्र। इंद्र के जो पर्यायवाची के ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए सुरपति, ऑप्शन बी पै, ऑप्शन सी विपिन और ऑप्शन डी है हरि। तो दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची होता है ऑप्शन ए सुरपति। क्या होता है इंद्र का पर्यायवाची? ऑप्शन ए सुरपति। नेक्स्ट में भी हमसे पर्यायवाची ही पूछा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें शब्द दिया है मेहे। मेहे के हमसे पर्यायवाची पूछे हैं। ऑप्शन है अकल, बारिश, प्रस्तर और दिवा। तो दोस्तों हरियाणा के रहने वाले हैं। नॉर्मल सी लैंग्वेज का जो वर्ड है, बारिश का आजकल भी सीज़न चल रहा है। रात भी यहाँ पर मैं पंचकुला रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो दोस्तों मेहे जैसे हरियाणवी भाषा के अंदर जो कहते हैं कि मी आ गया, बारिश आ गई, मी आ रहा है, वो हरियाणवी में मेहे का ही बिगड़ा हुआ रूप है। मेहे का बिगड़ा हुआ रूप होता है मी आ जाना या बारिश आ जाना। तो मेहे का पर्यायवाची क्या होगा? बारिश। क्या होगा मेहे का पर्यायवाची? बारिश। ना अकल होगा, ना प्रस्तर होगा, ना दिवा होगा। मेहे का पर्यायवाची होगा ऑप्शन बी, बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी हमसे पर्यायवाची ही पूछा है। सर शब्द का पर्यायवाची बताइए। सर के लिए हमें ऑप्शन दिए हैं अंबर, तालाब, अमेय और दुर्ग। तो दोस्तों सर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन बी, तालाब। और जो मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रही हूँ वो मैंने अपनी साइड से नहीं बनाए, ये एचएसएससी की ऑफिशियल आंसर की है। ध्यान रखना दोस्तों, एचएसएससी के साथ हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर सकते। आपके अकॉर्डिंग हो सकता कोई और आंसर हो, लेकिन जो सर का पर्यायवाची एचएसएससी ने माना वो है तालाब। ऑप्शन सर का क्या पर्यायवाची होगा? ऑप्शन बी, तालाब।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमसे मुहावरे का अर्थ पूछा है, मुट्ठी में होना। तो दोस्तों मुट्ठी में होना मुहावरे का जो मुहावरे का जो अर्थ होता है, बहुत ही कॉमन सा मुहावरा होता है, वो होता है किसी के काबू में होना या अधिकार में होना। बहुत ही कॉमन लैंग्वेज के अंदर जो हमारे घर के बड़े बूढ़े भी यूज करते हैं। अगर आप किसी एक बंदे की बात मान रहे हो तो आपको क्या कहा जाता है कि ये तो उसकी मुट्ठी में है। तो दोस्तों मुट्ठी में होना होता है अधिकार में होना। ऑप्शन ए, मुट्ठी में होने का ना आक्रमण करना होगा, ना परेशान करना होगा, ना मारना होगा। मुट्ठी में होने का जो मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन ए, अधिकार में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो उसमें भी हमसे मुहावरा ही पूछा है और हमें दिया है प्राण मुरझाना। प्राण मुरझाने का सही अर्थ बताइए। मुहावरा है ऑप्शन ए, निराश होना, ऑप्शन बी, मृत्यु होना, ऑप्शन सी, लड़ाई करना और ऑप्शन डी है शर्मिंदा होना। तो दोस्तों प्राण मुरझाना तो स्टूडेंट्स से ज़्यादा कौन समझ सकता है इसका मीनिंग। जो बेचारे बच्चे ने HSSC के इतने सालों से पेपर दिए जा रहा है, कभी मेरिट में आकर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी 1-2 नंबर से वैसे रह गया, कभी घर जाकर लगा कि ये तो सारे क्वेश्चन मुझे आते थे, ये गलती से वहाँ पर टिक हो गया। किसी बच्चे के साथ तो ऐसा भी होता है कि उसको आते हुए भी गलत ऑप्शन टिक हो जाते हैं। तो दोस्तों वो होता है प्राण मुरझाना, निराश हो जाना। अर्थात बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर जब इंसान निराश हो जाता है वो होता है प्राण मुरझाना या निराश हो जाना। प्राण मुरझाने का ना मृत्यु होना होता है, ना लड़ाई करना, ना शर्मिंदा होना। प्राण मुरझाना होता है निराश हो जाना। तो HSSC की तैयारी करने वाले बच्चों, प्राण नहीं मुरझाने देना, निराश नहीं होना, अपनी लड़ाई को जारी करना। कभी ना कभी तो भगवान आपका साथ जरूर देगा और HSSC को आपको फाइनल सिलेक्शन देना ही देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दिए गए एक वचन का बहुवचन बताइए और हमें दिया है एक वचन में हमें दिया है गमला। तो एक वचन बहुवचन का सबसे आसान तरीका होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, जो भी आपको शब्द दिया है उसको वाक्य में प्रयोग करके देखिए। तो दोस्तों हमें गमला एक वचन है, उसका बहुवचन बनाना है। तो आप क्या कहते हैं, बहुत सारे गमले लगाएंगे। गमले वर्ड यूज किया जाता है। ऑप्शन में हमें दिया है गमली, गमले, गमलियाँ और गमलाओं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गमले। गमला का बहुवचन ऑप्शन बी, गमले होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से बहुवचन का एक वचन बनाना है। जुतियाँ दिया गया है और उसका हमें एक वचन बनाना है। जो बच्चा पंजाबी गाने सुनता होगा उसको तो बहुत आसानी से इसका मतलब पता होगा, क्योंकि पंजाबी गानों में जो जुतियाँ दी जोड़ी हैं बड़ा बार बार यूज होता है। तो दोस्तों जुतियाँ जो है उसका एक वचन बनाना है। ऑप्शन ए, जुत्ती, ऑप्शन बी, जूट, ऑप्शन सी, जूते और ऑप्शन डी है जूतों। तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन ए, जुत्ती। बहुत सारी कई जोड़ियां जुतियों की लानी है तो क्या होगा, जुतियां होगा, और एक जोड़ी लानी है तो क्या होगा, जुत्ती होगा। ऑप्शन ए, जुत्ती। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी बहुवचन का एक वचन बनाना है और हमें दिया है टोपियाँ। तो ऑप्शन है टोपा, ऑप्शन बी, टोपोप, ऑप्शन सी, टोपे और ऑप्शन डी है टोपी। तो बहुत सारी टोपियाँ होती हैं, तो एक जो हम पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, टोपी। तो टोपियाँ का एक वचन होगा ऑप्शन डी, टोपी। मात्रा का भी ध्यान रखा करो दोस्तों, छोटी ई की लगी है कि बड़ी ई की। यहाँ पर तो खैर छोटी बड़ी ई की टेंशन नहीं है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, टोपियाँ का जो एक वचन होगा वो होगा ऑप्शन डी, टोपी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुवचन का एक वचन बनाना है और हमें शब्द दिया है चूहियाँ। ऑप्शन है हमारे पास चूहो, चूहे, चूहिया और चूहा। तो दोस्तों इसके अंदर मेन दिक्कत ये है क्योंकि HSSC ने इसका आंसर माना है ऑप्शन डी, चूहा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी, चूहिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं पूछा, चूहिया का एक वचन पूछा है। चूहिया बहुवचन में है, जहाँ चंद्र बिंदु लगा है और बिना चंद्र बिंदु वाला जो ऑप्शन सी है हमारा वो होगा राइट आंसर ऑप्शन सी, चूहिया। क्योंकि चूहा तो उसका पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं पूछा। चूहिया का जो एक वचन होगा वो होगा ऑप्शन सी, चूहिया। तो देखिए दोस्तों
10 क्वेश्चन तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हिंदी के आ गए। तो किसी भी जो पेपर है, किसी भी पोर्शन को जो आपको सब्जेक्ट डिफाइन किए हैं एसएससी ने, उसको हल्के में नहीं लेना। हर नंबर आपके एक सिलेक्शन फाइनल करता है। हर सब्जेक्ट को आप अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैथ पढ़ते रह गए, आप सिर्फ साइंस पढ़ते रह गए और बाकी के सारे सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं। हर सब्जेक्ट को उतनी वेटेज दो जितनी उसको ज़रूरत है। हर सब्जेक्ट को बराबर समझोगे। देखो ये भी क्लरिकल का एग्जाम था, किसी ने पहले डिफाइन नहीं कर रखा था कि यहाँ 10 नंबर इंग्लिश आएंगे, 10 की हिंदी आएगी, किसी ने नहीं बताया था। हो सकता है 2-4 नंबर में भी आके सिमट जाती, काफ़ी सारे पेपरों में 5-5 नंबर में भी, लेकिन यहाँ पर अकेली हिंदी को 10 नंबर मिले हैं और हर एक नंबर आपका फाइनल सिलेक्शन करवा सकता है। ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दो। आगे है हमारे पास इंग्लिश के कुछ और क्वेश्चंस हैं। 10 हिंदी के आ गए, आगे इंग्लिश के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, खालिस्तान इज द सिनोनियम ऑफ एसेंट्रिक। एसेंट्रिक वर्ड का समानार्थी सिनोनियम पूछा है। एसेंट्रिक की सबसे पहले तो आप स्पेलिंग देखिए, ECCENTRIC एसेंट्रिक। और एसेंट्रिक का सबसे पहले आपको मीनिंग आना चाहिए। एसेंट्रिक होता है सन की, जो शक करने वाला आदमी होता है, थोड़ा सटका हुआ होता है। विलक्षण अर्थात जिसके लक्षण दूसरों से अलग होते हैं, वो होता है एसेंट्रिक या सन की या फिर सटका हुआ आदमी। कई बार बंदा अपनी ही धुन में नहीं रहता कि वो किसी की नहीं सुनता है, वो अपनी ही चलाता है, वो होता है सन की। हर चीज़ को शक की निगाहों से देखने वाला, कि हर चीज़ चाहे कुछ अच्छा ही हो रहा हो लेकिन उसको लगेगा यहाँ कुछ ना कुछ डाउट है, गलत हो रहा है। तो इस टाइप का जो पर्सन होता है उसको हम एसेंट्रिक कहते हैं। ऑप्शन हमें दिए हैं बिजारे, कॉमन, यूजुअल और बोरिंग। ऑप्शन देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको एसेंट्रिक का मीनिंग ना पता हो सकता है आपको इसके मीनिंग ना क्लियर हो। ऑप्शन उसके बाद आप ऑप्शन जब देख रहे हो तो ऑप्शन बी, सी और डी, कॉमन, यूजुअल और बोरिंग बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी को पता है। कॉमन मतलब कॉमन ही वर्ड है, रियली है, जो हम अपनी डेली लाइफ लैंग्वेज में जो यूज करते हैं। कॉमन, यूजुअल और बोरिंग। बिजारे का मीनिंग हो सकता है हर बच्चे को ना आता हो। बिजारे का मीनिंग भी एसेंट्रिक के बिल्कुल सेम होता है। अजीब, सनकी या फिर विचित्र को हम बिजारे भी कहते हैं। एसेंट्रिक, सनकी या विलक्षण, और बिजारे जो है ऑप्शन ए वो भी है अजीब, सनकी या फिर विचित्र। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अपने माइंड को लगा के देखा करो। देखो 3 का मीनिंग तो आपको आता ही है, 4th में कुछ डाउट है तो लगभग आपको 99% उसी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए अगर आपको ऊपर वाले का मीनिंग नहीं पता है तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ बोल्ड वर्ड ऑफ द सेंटेंस। John was unable to find the antidote of his friend's problem। पूरा सेंटेंस छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एंटीडोट का सिनोनियम बताना है। और एंटीडोट का सबसे पहले जो अभी मैं ऊपर कह रही थी आपको मीनिंग आना चाहिए। एंटीडोट होता है विषधर औषधि, अर्थात किसी जो आपको जहर है या फिर किसी जो गलत दवाई का यूज हो गया है उसका जो प्रभाव कम करने वाली होती है या उसका प्रभाव ख़त्म करने वाला होता है वो होता है एंटीडोट। और ये वाला जो एंटीडोट है दोस्तों, इसीलिए कहती हूँ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। एंटीडोट का अगर आपने ग्राम सचिव का एग्ज़ाम दिया हो रिसेंटली, जो जनवरी 2021 में हुआ था, शायद 9 और 10 जनवरी को एग्ज़ाम था, उसके भी एक पेपर के अंदर इंग्लिश के में एंटीडोट का जो पूछा गया था। अब मुझे ये तो ध्यान नहीं है कि वहाँ सिनोनियम पूछा था कि अपोजिट पूछा गया था, लेकिन एंटीडोट वर्ड जरूर आया था। एग्ज़ाम उठाकर देखना ग्राम सचिव का, वहाँ पर एक सेट के अंदर शायद 3rd वाला जो पेपर था कि पता नहीं 2nd शिफ्ट का जो पेपर था इवनिंग वाला, उसके अंदर एंटीडोट आया था। एंटीडोट होता है विषधर औषधि, अर्थात जहर का कहिए या फिर किसी दवाई का जो प्रभाव है वो ख़त्म करने वाली या कम करने वाली जो औषधि होती है वो होती है एंटीडोट। ऑप्शन दिए हमें रिजल्ट ऑफ, मेडिसिन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ और रेमेडी।
देखो रिजल्ट ऑफ का तो मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल बनता ही नहीं है। मेडिसिन ऑफ और सॉल्यूशन ऑफ में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रेमेडी। रेमेडी क्या होता है? उपचार। एंटीडोट में भी हम उपचार कर रहे हैं और रेमेडी के अंदर भी उपचार किया जाता है, किसी चीज़ को ठीक किया जाता है। अर्थात कोई बिगड़ी हुई चीज़ है, किसी ने जहर पी लिया है, किसी को कोई दवाई सूट नहीं कर गई या फिर किसी का रिएक्शन हो गया दवाई का, तो उसका जो एंटीडोट होता है उसको आप रेमेडी भी बोल सकते हैं। तो एंटीडोट का सिनोनियम होगा ऑप्शन डी, रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द बोल्ड एंड अंडरलाइन वर्ड। पहले हमसे सिनोनियम पूछा, अब हमसे अपोजिट पूछा गया है और वर्ड सेंटेंस दिया है, सोनू हैज नो डाउट अबाउट द वेरासिटी ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय हर फ्रेंड इन द स्पीच। वेरासिटी होता है दोस्तों सच्चाई, वेरासिटी का मीनिंग होता है सच्चाई। सोनू को अपने दोस्त द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है उसके स्पीच में, उसकी सच्चाई पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। वेरासिटी VERACITY, वेरासिटी होता है सच्चाई। ऑप्शन दिए हैं, ट्रूथ वर्दीनेस, बिल्कुल सभी को पता है सच्चाई के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी, डिसिस्ट, DECEIT, डिसिस्ट होता है छल या फिर छलावा या फिर धोखे से। और ऑप्शन सी होता है मोरलिटी, नैतिकता। और ऑप्शन डी होता है पोलाइटनेस। अभी थोड़ी देर पहले जो कह रही थी, थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान दे लीजिए करो अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आता। देखो ट्रूथवर्दीनेस, मोरलिटी और पोलाइटनेस तीनों बिल्कुल एक सिनोनियम वर्ड हैं। पोलाइटनेस जो शीलता होती है, शील पूर्ण इंसान होता है। मोरलिटी जो नैतिकता से पूर्ण होता है। ट्रूथवर्दीनेस जो सच्चाई है। सच्चाई, नैतिकता और शीलता तीनों के तीनों बहुत ही नॉर्मल, जो एक बहुत अच्छे इंसान के एग्जाम्पल माने जाते हैं। लेकिन डिसिस्ट अगर आपको मीनिंग ना भी आता हो, वो क्या है? छल होता है, अर्थात धोखेबाज होता है। और हमें यहाँ पर अपोजिट ही बताना है। वेरासिटी सच्चाई होता है और डिसिस्ट होता है छलावा या फिर धोखे से करने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन which is closest to the opposite in meaning of the bold and underlined word. One should be dissipate of water resources. देखो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उससे इसका थोड़ा सा लिंक कम हो रहा है दोस्तों। डिसिपेट होता है व्यस्त, अर्थात किसी से ना मिलने जुलने वाला, किसी से कोई लिंक ना रखने वाला, अपने आप में कटा कटा रहने वाला, या फिर उसको कहे अपनी ही दुनिया में बिजी रहने वाला। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए यूटिलाइज करना, हमें अपोजिट बताना है जो इसका सिनोनियम है। ऑप्शन बी है दोस्तों कंसर्व करना, वो होता है संरक्षण देना। देखो ये क्या कहा है, वन शुड नॉट डिसिपेट द वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने से दूर नहीं करना चाहिए, या फिर उनको जो मतलब ये कहिए कि ख़राब नहीं करना चाहिए। यूटिलाइज होता है उसको प्रॉपर यूज करना। मैनेज होता है उसको भी बिल्कुल, मैनेज की हिंदी तो मुझे ध्यान नहीं आ रही, आप बता दीजिए मैनेजमेंट की हिंदी क्या होती है। मैनेज करके रखना ही हम नॉर्मल वर्ड में यूज करते हैं। ऑर्गेनाइज भी वही होता है, लेकिन जो ऑप्शन बी होता है कंसर्व करना, वो होता है संरक्षण करना, संरक्षण देना। अर्थात डिसिपिएट उसको अपने से दूर करना, कंसर्व होता है उसको अपने पास रखना, अर्थात जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनको अपने से दूर करना या उनको मतलब खराब करने की बजाय उनको संरक्षण देना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिसिपिएट, बीजी या फिर अवे फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज, या उनको अपने आप से दूर करना, और कंसर्व होता है अपने संरक्षण में सुरक्षित रखना। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों 15वां प्रश्न है हमारा, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। लोकोक्ति मुहावरे दिए हैं। राम सोल्ड देयर हाउस बिकॉज इट वाज ए रियल वाइट एलिफेंट। रियल वाइट एलिफेंट, असली का सफ़ेद हाथी, किस किस बच्चे ने देखा? जरूर कमेंट कीजिए। किसी ने देखा है क्या? हरियाणा वाला है, क्या पता अपने घर में बना लिया हो, या फिर पड़ोसी के घर में देख लिया हो, कहीं पे मिल गया हो, खुद खेतों में घूमते हुए मिल गया हो। किसी बच्चे ने अगर मिला हो तो ज़रूर देखना, फ़ोटो ज़रूर भेज देना। तो रियल वाइट एलिफेंट होता है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है हमें, ए रेयर फाइंड। ऑप्शन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस।
ऑप्शन सी है ए वेरी बिग वन और ऑप्शन डी है ए यूजलेस वन, ए रेयर फाइंड, मुश्किल से पाया जाने वाला। ऑप्शन बी है वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस, जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है रियल वाइल्ड एलिफेंट, अर्थात असली का सफ़ेद हाथी जो असली में होता ही नहीं है, अगर है तो वो बहुत महंगा ही होगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी है जो वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी है वेरी बिग वन, एक बहुत बड़ा, बहुत बड़े तो पता नहीं क्या क्या होते हैं। और ऑप्शन डी इससे मिलता जुलता आंसर था दोस्तों, ए यूजलेस वन, जिसका कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ उपयोग ना होने की बजाय वो खर्चीला भी होता है, उसका संरक्षण जो होता है वो बहुत खर्चीला होता है। तो ऑप्शन डी की बजाय हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि उसके अंदर वेरी एक्सपेंसिव भी यूज किया गया है। वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस इज यूज्ड फॉर ए रियल वाइट एलिफेंट, अर्थात असली का सफ़ेद हाथी है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होगा और यूजलेस भी होगा। हमें क्वेश्चन नंबर 16 मिला है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। वहाँ पर लोकोक्ति मुहावरे फिर से आए हैं। हैविंग ए वेल ऑफ टाइम, बहुत बार सुना होगा, हैविंग ए वेल ऑफ टाइम डांसिंग एंड सिंगिंग, अर्थात जब आप नाच गा रहे हो तो उसको पूर्णतः उस टाइम को इंजॉय कीजिए, मैक्सिमम अप टू द पॉइंट, वहाँ पर आपको इंजॉय करना है। तो क्या है ऑप्शन ए टू इन्जॉय योर सेल्फ वेरी मच, जो कुछ कुछ ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी टू इन्जॉय लाइफ, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इन्जॉय लाइफ और हैविंग ए वेल ऑफ टाइम तो बहुत मैक्सिमम तक चाहिए। ऑप्शन सी है टू इन्जॉय लाइस योर टाइम, फ्री क्वालिटी टाइम को ही इन्जॉय कर रहा है, बाकी टाइम को इन्जॉय नहीं कर रहे। टू इन्जॉय विद लव्ड वन, जो आप जिससे आप प्यार करते हो या जो आपके प्रियतम है उन्हीं से आप इन्जॉय कर रहे हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टू इन्जॉय योर सेल्फ वेरी मच, अर्थात हैविंग ए वेल ऑफ टाइम डांसिंग एंड सिंगिंग, जब आप डांसिंग सिंगिंग कर रहे हो तो दुनिया को भूल जाओ, बिल्कुल फुल एंजॉय करो, जितना हो सके उतना मैक्सिमम अप टू द पॉइंट, आप दुनिया को जितना जन्नत देख सको, जितना खुश रह सको उतना एंजॉय कीजिए। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, टू एंजॉय टू एंजॉय योर सेल्फ वेरी मच, बहुत ज़्यादा अपने आप को एंजॉय करना। क्वेश्चन 17 है हमारा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द बोल्ड वर्ड इज मिसस्पेल्ड, जो हमें बोल्ड में वर्ड दिया है वो मिसस्पेल्ड है और हमें करेक्ट बताना है। और जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो हमें क्या दिया है, अनस्क्रूपलस, और यहाँ पर अनस्क्रूपलस की जो हमें स्पेलिंग दी है वो है UNSCROOPLUS। दोस्तों अनस्क्रूपलस स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, हमें इसका राइट बताना है। पहला देखिए UNSCROPLUS, जो बिल्कुल सही नहीं है। UNSCROOPLOUS, ये भी सही नहीं है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखिए UNSCRUPULOUS, अनस्क्रूपलस की बिल्कुल राइट स्पेलिंग यही है। और अनस्क्रूपलस का मीनिंग होता है दोस्तों बेईमान, अविवेकी या फिर अनैतिक, या फिर उसको आप धोखेबाज भी कह सकते हो। अनस्क्रूपलस UNSCRUPULOUS, बेईमान, अविवेकी, अनैतिक या फिर धोखेबाज, और यही होगी अनस्क्रूपलस की राइट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमें दिया है 18 नंबर है, उसके अंदर हमें कहा है सेंटेंस को पंचुएट कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अर्थात जो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक सेंटेंस है वो बताइए। और हमें सेंटेंस दिए हैं, ऑप्शन ए है डू यू नो द डायरेक्शन टू शांति चौक। देखो क्वेश्चन पूछा है कि आपको शांति चौक तक की डायरेक्शन पता है, लेकिन एंड के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, थोड़ा सा ही गैप होता है दोस्तों, ध्यान रखना, गलती बहुत बारीक होती है। ऑप्शन ए राइट नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ऑप्शन बी देखिए डू यू नो द डायरेक्शन टू शांति चौक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी में हमें दिया है डू यू नो द डायरेक्शन टू शांति चौक,
लेकिन यहाँ पर बीच में डू यू नो के बाद कोमा लगा दिया गया, रुक कर पूछा है, जो बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, डू यू नो द डायरेक्शन टू शांति चौक, और उसके बाद में विस्मयादि बोधक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया गया, जो बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, जो ग्रामेटिकली ठीक सेंटेंस है वो है डू यू नो द डायरेक्शन टू शांति चौक, और एंड में है क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 अल्टरनेटिव दिए हैं हमें, और उसके अंदर आपने अगर नरेशन पढ़े हों वो दिया गया है, और हमसे राइट नरेशन पूछा है। दिया गया है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर सेड सैम टू हिज मदर। तो दोस्तों क्या आप अपनी माँ से कैसे पानी मांगते हो हरियाणा वालों, बताना ज़रा। क्या ऑर्डर देते हो, या फिर रिक्वेस्ट करते हो, या फिर ऐसे कहते हो माँ पानी दे दे, ऐसे बोलते हो? तो दोस्तों जो इंग्लिश के अंदर ग्राम नरेशन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा, आप अपनी माँ से अगर पानी मांग रहे हो तो आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपने बड़ों की इज्जत करोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए हमें दिया है, ऑप्शन एक है सैम ऑर्डर्ड हिज मदर, जो स्टार्टिंग से ही गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अपने माँ बाप को ऑर्डर थोड़े नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन बी सैम आस्क्ड हिज मदर इफ सी वुड ब्रिंग, वुड यहाँ पर लगेगा नहीं दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन सी देखिए सैम रिक्वेस्टेड हिज मदर टू ब्रिंग हिम ए गिलास ऑफ वाटर, जो बिल्कुल राइट आंसर है। सैम ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की है एक गिलास पानी लाने के लिए। और ऑप्शन डी है दोस्तों सैम आस्क्ड हिज मदर इफ सी कुड, बी वाले में वुड लगा दिया, डी वाले में कुड लगा दिया, जो बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सैम रिक्वेस्टेड हिज मदर टू ब्रिंग हिम ए गिलास ऑफ वाटर। और इंग्लिश का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये है 11 से स्टार्ट हुए थे, 20वां क्वेश्चन आ गया, 10 नंबर की इंग्लिश आ गई है। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस विद द करेक्ट वर्ब यू खालिस्तान योर आइज यू विल हर्ट देम। देखो दोस्तों ऊपर पढ़िए कौन सा टेंस पूछा आपसे, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोबारा से बताती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर हमसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की गई है। वहाँ पर क्या यूज करते हैं हम, एस या ई एस, वो भी सेंटेंस पर डिपेंड होता है। देखिए हमें सेंटेंस क्या दिया है, यू खालिस्तान योर आइज यू विल हर्ट देम। ऑप्शन ए स्क्वीज, SQU EE, स्क्वीज होता है दबाना या फिर रगड़ना, जो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी आंखों को दबाओगे, रगड़ोगे, उनको रब करोगे तो आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हो। बिल्कुल सच्चाई है। कौन कहता है कि आंखों को रगड़ने से, उनको रब करने से उनको नुकसान नहीं होगा? क्या इसके अंदर कुछ गलत है? क्या कोई कह सकता है कि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, मैं तो मेरी आंखों को रगड़ता हूँ उनको कुछ नहीं होता? तो दोस्तों अगर आप अपनी आंखों को रब करोगे, रगड़ोगे, स्क्वीज करोगे तो आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हो। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी स्क्वीजिंग, ऑप्शन सी स्क्वीज्ड और ऑप्शन डी स्क्वीज, जो बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ का राइट आंसर होगा। इफ यू स्क्वीज योर आइज यू विल हर्ट देम। तो दोस्तों अगर आप अपनी आंखों को रगड़ रहे हो तो आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम इतना ही करेंगे। इसका सेकंड पोर्शन साथ ही के साथ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, बच्चे देख नहीं पाते। इसके अंदर हमने हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट किया है। और दोस्तों स्पेसिफिकली आपको इंग्लिश के लिए कह रही हूँ, कोई भी आप इंग्लिश का क्वेश्चन करते हो उसके जस्ट बाद आप उनका मीनिंग भूलने लगते हो। अगर आप 1-2 दिन नहीं पढ़ोगे तो जैसे ही आपने वीडियो देखी है रिपीट करके कम से कम इंग्लिश का पोर्शन तो एक बार ज़रूर देखिए। पूरी वीडियो देख लो तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होगा, लेकिन इंग्लिश अगर आपको अच्छे से करनी है तो उसको एक बार बैक कीजिए, इंग्लिश का पोर्शन ज़रूर रिपीट कीजिए ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए और एग्जाम तक आप उस वर्ड्स को ना भूलो।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर के सेकंड पोर्शन के साथ, जिसके अंदर हम इंडिया जीके, कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन करेंगे और हरियाणा जीके के भी क्वेश्चन करेंगे। जो पोर्शन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इकट्ठी बनाएंगे तो वीडियो लॉन्ग होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन के साथ।